स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन इस नारे को आज की कूटनीति के हिसाब से कहना हो तो आप कह सकते हैं कि तुम मुझे वीजा दो, मैं तुम्हें व्यापार दूंगा। यानी आज की कूटनीतिक दुनिया में जिस देश के साथ आपको व्यापार करना है, वहां के लोगों को आसान शर्तों पर वीजा देना होगा। भारत और अमेरिका के बीच भी व्यापार और वीजा वाले रिश्ते हैं, लेकिन इन रिश्तों को लेकर दोनों देशों की सोच बिल्कुल अलग है। अमेरिका भारत से फायदा उठाना चाहता है, लेकिन भारत के लोगों को वीजा नहीं देना चाहता। हमारी अगली खबर अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इसी सोच पर आधारित है। आज हमारे पास कुछ ऐसे कागजात मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि कैसे अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पद संभालने से पहले एक व्यापारी के तौर पर भारत से $6 मिलियन यानी करीब करीब 40 करोड़ रुपए तो कमा लिए, लेकिन अब राष्ट्रपति बन जाने के बाद वो भारत के प्रोफेशनल्स को मिलने वाले H-1B वीजा की शर्तों को सख्त बनाना चाहते हैं। ये भारत के राष्ट्रीय हितों से जुड़ी हुई खबर है, इसलिए आज हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं। इस खबर में कई तकनीकी पेच हैं जिन्हें हम सरल भाषा में आपके सामने डिकोड करेंगे। अमेरिका भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और भारत अमेरिका से व्यापार करने के साथ साथ अपने लोगों के लिए वीजा चाहता है, क्योंकि भारत के लोग टैलेंटेड हैं और वो अमेरिका जाकर अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। इस तरह से भारत के प्रोफेशनल्स अमेरिका और भारत दोनों की स्थिति को मजबूत बनाते हैं। लेकिन अमेरिका की सोच जरा दूसरी किस्म की है। अमेरिका भारत के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार तो करना चाहता है, लेकिन वो भारत के टैलेंटेड लोगों को आसान शर्तों पर वीजा नहीं देना चाहता। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले भारत की कंपनियों के साथ अलग अलग डील्स करके करीब करीब 40 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये रकम ट्रंप ने वर्ष 2012 से वर्ष 2016 के बीच कमाई। ट्रंप ने इस कमाई के लिए अपने ब्रांड नेम का इस्तेमाल किया है। ट्रंप की कंपनी ने भारत के बहुत सारे रियल एस्टेट बिल्डर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए और उन्हें डीटी यानी डोनाल्ड ट्रंप के नाम के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। इसके बदले में ट्रंप की कंपनी को रॉयल्टी दी गई। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं और उनका मुख्य बिजनेस भी रियल एस्टेट को ही माना जाता है। ट्रंप की कंपनी द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रियल एस्टेट का कारोबार करती है और इस कंपनी ने दुनिया के कई देशों में बड़ी बड़ी इमारतों और भवनों का निर्माण किया है। अब ट्रंप की इस कंपनी को उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप चलाते हैं। भारत में कई ऐसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के ब्रांड नेम का इस्तेमाल करते हैं। इनमें मुंबई में वर्ली, हरियाणा में गुड़गांव, महाराष्ट्र में पुणे और कोलकाता की कंपनियां शामिल हैं। इनमें से वर्ली की कंपनी को रॉयल्टी के रूप में $1 मिलियन से $5 मिलियन के बीच की रकम मई 2016 तक मिली थी। इन कंपनियों की जानकारी यूएस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स को दी गई है। आपको बता दें कि यूएस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स एक स्वतंत्र एजेंसी है जो अमेरिका की सरकार में शामिल लोगों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों के टकराव की जांच करती है। यूएस ओजीई से ये कागजात हमारे सहयोगी अखबार डीएनए ने हासिल किए हैं और ये कागजात इस वक्त मेरे हाथ में है। मैं आपको दिखा सकता हूं। बहुत लंबी चौड़ी ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि भारत में कितने प्रोजेक्ट्स में डोनाल्ड ट्रंप के नाम का इस्तेमाल हो रहा है और वहां से डोनाल्ड ट्रंप को कितना पैसा मिला है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक ये एंट्री दिखाना चाहता हूं। ये आप देखिए, यहां पर साफ लिखा है, ये गुड़गांव का एक टावर है जिसमें वैल्यू रिपोर्टेड रिफ्लेक्ट्स बैंक अकाउंट होल्डिंग ओनली। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि रॉयल्टीज के जरिए कितना पैसा डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। इसमें लिखा है $1,01,000 से $10,00,000। यहां आप देख सकते हैं, ये एंट्री इसमें की गई है। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है और इसीलिए इस रिपोर्ट में, ये तो हमने आपको गुड़गांव के एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया, लेकिन पुणे, वर्ली और कोलकाता के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी इन कागजात में एंट्री दी गई है। इसमें उनके बारे में लिखा गया है और वहां से डोनाल्ड ट्रंप की कंपनियों को कितना पैसा मिला है यह भी इसमें लिखा है। ट्रंप की कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ कारोबार करें या फिर उन्हें अपने ब्रांड के इस्तेमाल का लाइसेंस बेचें, इसमें तकनीकी तौर पर कोई परेशानी नहीं है, ये इल्लीगल नहीं है।
लेकिन सवाल यह है कि जो ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले भारत से कमाई करते रहे हैं, भारत से पैसा कमाते रहे हैं, वो राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के प्रोफेशनल्स को आसानी से H1B वीजा क्यों नहीं देना चाहते। हम आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन H1B वीजा को खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि इससे जुड़ी शर्तों को मुश्किल बनाकर भारतीयों के लिए एक नई परेशानी खड़ी कर रहा है। अमेरिका की सॉफ्टवेयर कैपिटल कहलाने वाली सिलिकॉन वैली में इस बात की चर्चा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लाकर H1B वीजा की शर्तों को मुश्किल बना देंगे। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि H1B वीजा होता क्या है, ये किन्हें दिया जाता है और इसके लिए किन शर्तों का पालन करना होता है। H1B वीजा उन विदेशी लोगों को दिया जाता है जो हाईली स्किल्ड होते हैं। ये वीजा अलग अलग क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स को दिया जाता है। H1B वीजा शुरुआत में 3 वर्षों के लिए दिया जाता है, जिसे बाद में 3 वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका की सरकार हर वर्ष 85,000 H1B वीजा जारी करती है। इनमें से 65,000 नौकरी पेशा लोगों के लिए होते हैं और बाकी के 20,000 वीजा उन छात्रों को दिए जाते हैं जो ग्रेजुएशन के साथ साथ अमेरिका में रहकर काम भी करना चाहते हैं। अमेरिका में काम करने वाली भारत की टेक्नोलॉजी कंपनीज अपने सबसे ज्यादा कर्मचारी H1B वीजा के जरिए ही रिक्रूट करती हैं। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में भारत की IT फर्म्स में करीब 3 लाख प्रोफेशनल्स H1B वीजा लेकर काम कर रहे हैं। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि 85,000 वीजाज में से 70% भारतीय कंपनियों को ही मिलते हैं। वर्ष 2014 में H1B वीजा हासिल करने वाले लोगों में से 70% भारतीय थे, जबकि चीन के 8%, कनाडा के 2.2%, फिलीपींस के 1.6%, साउथ कोरिया के 1.4% और ब्रिटेन के 1% लोगों को यह वीजा मिला था। यानी सबसे ज्यादा भारत के लोगों को H1B वीजा दिया जाता है। ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार कह चुके हैं कि H1B वीजा कार्यक्रम दरअसल न्यूनतम दरों पर मजदूरी कराने वाला कार्यक्रम है और इससे अमेरिका के लोगों की नौकरियां जा रही हैं। ट्रंप सरकार ने H1B वीजा पॉलिसी बदलने के लिए जो ड्राफ्ट बनाया है, उसके मुताबिक इस वीजा पर काम करने के लिए अमेरिका आने वाले लोगों को हर साल $1,30,000 यानी करीब 88 लाख रुपए का न्यूनतम वेतन देना होगा। फिलहाल H1B वीजा लेकर काम करने वालों का न्यूनतम वार्षिक वेतन 40 लाख रुपए है और अगर नया नियम लागू होता है तो IT कंपनियों को भारत और दूसरे देशों से कर्मचारी रखने पर मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी, जिससे कंपनियों को भारी आर्थिक नुकसान होगा और हार कर कंपनियों को अमेरिका के लोगों को ही नौकरियां देनी होंगी, क्योंकि तब उन्हें कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। नियमों में बदलाव की आशंका से सिर्फ भारतीय IT कंपनियां ही परेशान नहीं हैं, बल्कि अमेरिका की सिलिकॉन वैली में काम करने वाली दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां भी इससे परेशान हैं, क्योंकि इन तमाम कंपनियों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रोफेशनल्स ही काम करते हैं या फिर दूसरे देशों से आए लोग भी काम करते हैं। और ये कंपनियां जानती हैं कि भारतीय प्रोफेशनल्स मैथमेटिक्स, साइंस और इंजीनियरिंग जैसे विषयों पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं और भारतीय लोगों की काबिलियत का मुकाबला अमेरिका के ज्यादातर प्रोफेशनल्स नहीं कर सकते। यही वजह है कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने वाले लोग भारतीय मूल के हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने देते हैं। गूगल के CEO भारत के ही सुंदर पिचाई हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO भारत के सत्या नडेला हैं। अडोबी के CEO और प्रेसिडेंट शांतनु नारायण हैं, जो कि भारतीय हैं। जाहिर है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिसे बनाने में अमेरिकन के अलावा विदेशी लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है और भारत और दूसरे देशों से लोग अमेरिका पहुंचते हैं, मेहनत करते हैं, नाम कमाते हैं और एक तरह से अमेरिका की सेवा करते हैं। अमेरिका के माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक वर्ष 2014 में अमेरिका के कुल वर्कर्स में से 16% प्रवासी थे, यानी बाहर से आए हुए लोग थे। इसमें कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े कामों में 32% प्रवासी लोग हैं और हेल्थ केयर के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में से 30% प्रवासी हैं। अमेरिका के कुल डॉक्टरों में से 30% लोग अमेरिका के बाहर से आए हैं। यानी अमेरिका कामयाबी का एक ऐसा कटोरा है जिसे भरने में प्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दरवाजे बंद करना चाहते हैं और इससे नुकसान सिर्फ अमेरिका का ही होगा। So this is a 5-year lobbying ban.
अमेरिका में जब प्रवासियों की बात होती है तो अमेरिकियों की आंखों के सामने वो लोग आ जाते हैं जो गैर कानूनी ढंग से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब अमेरिका का बिजनेसमैन प्रवासियों के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में वो लोग आते हैं जो विज्ञान, कंप्यूटर और गणित में माहिर होते हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति रिफ्यूजीज के साथ साथ उन प्रवासियों को भी अमेरिका में आने से रोकना चाहते हैं जो टैलेंट के दम पर अमेरिका में नौकरी हासिल करते हैं। इस योजना के तहत मैं अपनी ट्रांजिशन टीम से कहूंगा कि वो उन कदमों की लिस्ट बनाए जो पहले ही दिन उठाए जाएंगे ताकि हमारा कानून ठीक हो जाए और हमारी नौकरियां वापस आ जाएं। इमिग्रेशन के मामले में मैं डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से कहूंगा कि वो ऐसे सभी वीजा प्रोग्राम की जांच करे जिनकी वजह से अमेरिकी लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं। अपने देश के लोगों को नौकरियां दिलाने की सोच गलत नहीं है, लेकिन ट्रंप को ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के प्रवासियों ने ही अमेरिका को ये मुकाम दिलाया है। अगर अमेरिका में प्रवासी न होते तो दुनिया को एप्पल नहीं मिलता, क्योंकि स्टीव जॉब्स एक सीरियाई मुस्लिम प्रवासी के संतान थे। अगर प्रवासी न होते तो अमेरिका और दुनिया भर के लोग टिंडर, ड्रॉपबॉक्स और ईबे जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी स्थापना ईरानी मूल के अमेरिकियों ने ही की है। गूगल के सह संस्थापक सर्जिया ब्रिन भी पूर्व सोवियत संघ से शरणार्थी के तौर पर ही अमेरिका आए थे। गूगल के सीईओ भारत के सुंदर पिचई हैं, यानी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक को एक भारतीय चला रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी भारत के सत्या नडेला हैं। इतना ही नहीं, 1995 से 2005 के बीच सिलिकॉन वैली की 52% नई कंपनियां प्रवासियों द्वारा ही स्थापित की गई हैं। सिलिकॉन वैली में काम करने वाले कुल कर्मचारियों में से 6% भारतीय हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम सब इस जगह के एक हिस्से हैं, एक समुदाय के हिस्से हैं, इसलिए हमें साथ खड़ा होना होगा। सर्गे ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। भारत और दूसरे देशों के प्रवासियों ने अमेरिका में यह मुकाम अपनी मेहनत के दम पर हासिल किया है। अमेरिका के माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक वर्ष 2000 से वर्ष 2014 के बीच अमेरिका में रहने वाले 25 वर्ष तक की उम्र के करीब 1 करोड़ 50 लाख प्रवासियों ने ग्रेजुएशन या उससे ऊपर के स्तर की शिक्षा हासिल की है। वर्ष 2000 से वर्ष 2014 के बीच अमेरिकी युवाओं में से 39% ने ग्रेजुएशन या उससे ऊपर के स्तर की शिक्षा हासिल की, जबकि प्रवासियों में 78% युवाओं ने ये डिग्रियां हासिल की। 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों पर ट्रैवल बैन लगाने के फैसले को अमेरिका की एक अदालत पलट चुकी है। अब लोगों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका में शरणार्थियों का क्या योगदान है। आप देखिए, होटल के एक बिल के नीचे शरणार्थियों और प्रवासियों के समर्थन में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि प्रवासी अमेरिका को महान बनाते हैं। उन्होंने आज आपके लिए खाना भी बनाया है और आपको परोसा भी है। यहाँ तक कि पेरिस्कोप नामक मोबाइल फोन एप्लीकेशन की शुरुआत में लिखा हुआ आ रहा है, प्राउडली मेड इन अमेरिका बाय इमिग्रेंट्स, यानी इसे अमेरिका में गर्व के साथ प्रवासियों द्वारा बनाया गया है। ये वो छोटे छोटे उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि अमेरिका का समाज ट्रंप की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखता और उनके फैसलों के खिलाफ जाने के लिए भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभालने से पहले भारत से करोड़ों रुपए तो कमा लिए, लेकिन अब वो भारत को उसका हक नहीं देना चाहते। H-1B वीजा काबिलियत रखने वाले भारतीयों का हक है। ट्रंप की नई नीतियों से परेशान होकर अब अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां उनका विरोध कर रही हैं। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के विरोध में अब अमेरिका की 127 टेक्नोलॉजी कंपनियां आ चुकी हैं। इनमें फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। अब ट्रंप को यह भी सोचना चाहिए कि अगर वो सभी देशों के साथ अपने रिश्ते ऐसे ही खराब कर लेंगे तो फिर अमेरिका में बनाए गए प्रोडक्ट्स, हथियारों और दूसरे सामान को कहां जाकर बेचेंगे। अपने देश को महान बनाने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये एक अच्छी बात है। लेकिन अमेरिका को महान बनाते बनाते ट्रंप कहीं दूसरे देशों के साथ रिश्ते ना बिगाड़ बैठे।